ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ब्लूम के वर्गीकरण की। देखिए यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम की यहाँ पे बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1913 से 1999 तक। सो 1930 से 1999 तक। यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छे जो एक हमें वर्गीकरण दिया है, उसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 1956 की, इनकी 1956 की, इन्होंने यहाँ पे एक वर्गीकरण दिया जिसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो सबसे पहला स्टेप है हमारा होता है जब हम कुछ भी करते हैं वो होता है नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का। यानी कि जो भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसे ज्ञान, यानी कि ज्ञान में हम सारी चीज़ें सीखते हैं। हमें जैसे रटवाया जाता है, हमें शॉर्ट शॉर्ट जो होते हैं ना नॉलेज दी जाती है, छोटी छोटी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। फॉर एग्जांपल भारत कब आज़ाद हुआ? 1947, दैट्स इट। ठीक है। और यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास के, अब वो थर्ड क्लास के, फर्स्ट सेकंड क्लास के मान के चलिए, ABCD हो गया, स्टार्टिंग में आ गया ना वो चीज़। यानी कि पहले हमें चीज़ें सिर्फ बताई जाती हैं जो हमें याद रखनी ज़रूरी है। फिर आती है बोध, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा है हम उसे समझते हैं कि वो चीज़ है क्या। ठीक है। पहले ज्ञान में हमने क्या था, नॉलेज में हमने चीज़ को सिर्फ देखा, उसे समझा नहीं, सिर्फ याद रखा। कॉम्प्रीहेंशन बोध में हमने उसे क्या किया, समझा। उसके बाद देखिए अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करके देखना। फॉर एग्जांपल आप UGC नेट की तैयारी करते हैं तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करके देखते हैं ना। मान लीजिए आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया है, पेपर 1 कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन लगा के देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते हैं तो भी ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी तैयारी किस लेवल की होने वाली है, वो बात। फिर उसका है, देखिए नेक्स्ट है एनालिसिस। उसको एनालिसिस करके देखना। एनालिसिस में क्या होता है, जब भी एनालिसिस किया जाता है चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में तोड़ देते हैं। यानी कि हर एक चीज़ को बारीकी से समझना, यानी कि उसका विश्लेषण करना। पहले देखिए हमने ज्ञान में सिर्फ सीखा, फिर समझा, फिर अनुप्रयोग या उसको अप्लाई किया, फिर एनालाइज किया कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सही है, गलत है, वो क्या है। उसके बाद देखिए सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण किया। इसमें क्या किया जाता है कि जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है हम देखते हैं कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, उसे फिर आपस में जोड़ा जाता है। अगर कोई चीज़ टफ है तो उसको आसान बनाया जाता है। उसके बाद देखिए एंड में यहाँ पे था मूल्यांकन, यानी कि एवेल्यूएशन। यानी कि जो अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक सीखा है उसको सीखने के बाद हमारा मूल्यांकन क्या रहा, क्या वो चीज़ हमें समझ में आई क्या नहीं। जैसे एक बच्चा जो चीज़ सीखता है उसके बाद जब वो एग्ज़ाम डालता है तो पता चल जाता है कि वो पास होगा या फेल होगा, तो वो एंड में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद देखिए 1956 के बाद 2001 में इसे रिवाइज़ किया गया। ठीक है, रिवाइज़ किया गया, पुनः इसे फिर से बनाया गया। तो वो क्या चीज़ थी, अब देखिए जो चीज़ है वो तो वही चीज़ रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे हुआ सिर्फ शब्दों के अंदर। वो क्या चीज़ है, आप ये देखिए, पहले जो चीज़ थी नॉलेज की वो यहाँ पे आ गई रिमेंबर, यानी कि याद। अब देखिए चीज़ इनका फंक्शन सेम है लेकिन यहाँ पे नाम में फ़र्क आ गया। पहले नॉलेज नॉलेज थी, नॉलेज को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, अब याद या रिमेंबर का नाम यहाँ पे दे दिया गया। बात वही है लेकिन 2001 में क्या हुआ, नाम चेंज हो गया। उसके बाद देखिए कॉम्प्रीहेंशन का, पहले कॉम्प्रीहेंशन था, इसका नाम चेंज होकर यहाँ पे होगा समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे शब्दों का फ़र्क हुआ है, चीज़ें सेम है सारी। पहले कॉम्प्रीहेंशन था, नाम फिर आ गया समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। और तीसरा यहाँ पे था अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, तो इसका यहाँ पे नाम आ गया अप्लाई, यानी कि लागू। एप्लीकेशन का हो गया अप्लाई। फिर था एनालिसिस, विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे भी है विश्लेषण लेकिन इसे एनालाइज कर दिया गया, ANALYZE। इसके स्पेलिंग ये है, इसकी स्पेलिंग और है ANALYZE, इसके ये स्पेलिंग कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पे मेन बात आती है, यहाँ पे ये 4 पॉइंट हो गए। लेकिन देखिए जो मूल्यांकन 1956 की थ्योरी में जो मूल्यांकन सबसे ऊपर था, सिंथेसिस सबसे नीचे था, है ना। मूल्यांकन सबसे ऊपर था, संश्लेषण नीचे था। अभी क्या किया, मूल्यांकन को 5वें स्टेप पे कर दिया और सृजन को या संश्लेषण को
इन्होंने छठे स्टेप पे कर दिया, इनको आपस में चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। यहाँ पे ये बताया गया कि 4 स्टेप तक जो हम चीज़ें सीखते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें मूल्यांकन करके देखना है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे लाभ के लिए है या नहीं। अगर वो नहीं है या लाभ के लिए है तो हम उसमें नई चीज़ को क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम दे दिया, तैयारी की, एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद फिर आपने अपनी गलतियों को देखा कि कहाँ पे गलती है, तो आपने क्या किया, फिर इसको अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था, उल्टा, अपनी गलतियाँ पहले देखते थे, बाद में उसे मूल्यांकन करते थे। लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन पहले किया जाता है, बाद में गलतियों को सुधार करके उसमें नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो क्रिएशन इसे दिया गया नाम हिंदी में सृजन और इंग्लिश में क्रिएट। तो कुछ नहीं है, दोनों में देखिए 4 स्टेप सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ गया, फ़र्क यहाँ पे आया, ये स्टेप दोनों आपस में चेंज हो गए और इनके नाम बदल गए, बाकी मतलब सेम था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी में देखिए KSA, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। KSA यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये है फोकस ऑन नॉलेज यानी कि ज्ञान पर केंद्रित। देखिए जो चीज़ें हम अपनी दिमाग से सीखते हैं तो वो आती है संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। ज्ञान पर केंद्रित मतलब जैसे हम कोई समस्या का हल करते हैं अपना दिमाग को लगा के, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग से। हम दिमाग का प्रयोग करते हैं ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, समस्या हल करने के लिए, और साथ में कोई चीज़ को गिनती करने के लिए, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे दिमाग से संबंधित है, तो ये आएगा संज्ञानात्मक डोमेन में। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन यानी कि कौशल पर केंद्रित, फोकस ऑन स्किल्स। सो देखिए ये होता है हमारे शारीरिक गतिविधि पे, जैसे हमने कोई डांस सीख लिया या योगा सीख लिया या कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसमें हमारे शरीर का प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं कौशल पर केंद्रित। जैसे हम तेज भाग सकते हैं, हम अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसमें, वो चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी डोमेन यानी कि अफेक्टिव डोमेन यानी कि रवैये पर ध्यान केंद्रित यानी कि फोकस ऑन एटीट्यूड, ये हमारे दिल से संबंधित है। तो इसमें क्या है, क्या हम देखिए जब हम किसी की बात सुनते हैं हमें कई बार बुरा लगता है ना, कई बार अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो हमारे दिल की आवाज़ होती है। हमारे दिल को क्या अच्छा लगेगा, हमारे दिल को क्या बुरा लगेगा। तो जो चीज़ें हमारे मन से संबंधित है, दिल से संबंधित है, तो जो हमें आभास कराती है अच्छे बुरे का, तो उसे बोलते हैं प्रभावी डोमेन, जो कि रवैये पर, हमारे एटीट्यूड पर केंद्रित है। तो देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे गांधी जी ने यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट दिया था ना 3R और 3H का। अपनी जो मैं वीडियो, जो दूसरी वाली वीडियो थी जिसमें मैंने देखिए कि बहुत डिटेल में समझाया था, उसमें मैं बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे गांधी जी कहा करते थे ना कि हैंड, हार्ट और हेड, ये 3H, और रीड, राइट और अर्थमेटिक, ये चीज़ें, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे काम में आती हैं। जैसे हमारा दिल, दिमाग जो है और हाथ, ये तीनों आपस में मिलके क्रिया करते हैं, ये कहना था गांधी जी का, लेकिन वो तो आपको समझाने के लिए है। मेन बात है इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो आपको मैं भी पढ़ा चुका हूँ। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे देखिए शिक्षण की पद्धति यानी कि शिक्षण विधियाँ या मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए दो तरह की टीचिंग होती है, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें नोट करने वाली हैं कि ये दोनों जो पॉइंट हैं वो पॉइंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे, देखिए जो टीचर सेंटर्ड मेथड है यानी कि अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ हैं, इसमें टीचर अपनी मर्जी से, इनके अध्यापक अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों का इसमें कोई भी वो रुचि या रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि परंपरागत जो शिक्षाएं होती थी वो इसी पर आधारित होती थी, अध्यापक केंद्रित। चाहे कोई चीज़ अच्छी है या जटिल है, कुछ भी है, तो वो बच्चों को करनी ही पड़ती है। अध्यापक केंद्रित में देखिए टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाता है, चाहे वो टफ है या इजी है, मुश्किल है, आसान है, कुछ भी है, बच्चों को समझ में आना ही, लेकिन उनको करना ही पड़ता है। लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ में क्या होता है कि बच्चों को ध्यान में रख के सिलेबस बनाया जाता है। जैसे आजकल की जो स्टडी है वो लर्नर सेंटर्ड है, पहले की जो स्टडी थी वो टीचर सेंटर्ड थी, यानी कि आजकल की जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ हैं। इसमें बच्चों को ध्यान में देख के
रख के लगाया जाता है। देखिए जैसे होता है ना इसके अंदर कि अगर मान लीजिए लगता है कि हाँ ये बच्चों के लिए ज़रूरी है तो उनको लगाया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि बच्चों से कर पाएंगे या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। अब देखिए बहुत सारे मेथड हैं जो अलग अलग तरह के हैं। जैसे देखिए डिस्कशन मेथड यानी कि परिचर्चा विधि। अब देखिए डिस्कशन मेथड क्या होता है, डिफरेंट टीचिंग मेथड में क्या होता है, डिस्कशन मेथड यानी कि परिचर्चा विधि में, पद्धति में। अब देखिए शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चों को कोई टॉपिक दे देते हैं, कोई विषय दे देते हैं कि आप इसके ऊपर डिस्कशन करिए, है ना। तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, उसके द्वारा देखिए सबके विचार सुने जाते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। दूसरा है व्याख्यान पद्धति यानी कि लेक्चर मेथड। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो व्याख्यान पद्धति। तो इसमें क्या होता है, ये कॉमन होता है सब में। देखिए स्कूल में, कॉलेज में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, किसी विषय के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो उसे बोलते हैं व्याख्यान पद्धति, जब टीचर आपको समझाते हैं हर एक चीज़। नेक्स्ट देखिए है प्रदर्शन पद्धति, परफॉर्मेंस मेथड। अब देखिए जो प्रदर्शन पद्धति है, तो इसमें प्रदर्शन देखा जाता है कि बच्चे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बच्चों ने अभी तक सीखा है वो उसमें कितने पारंगत हो चुके हैं, कितना उन्होंने सीखा है, तो इसमें ये देखा जाता है। परफॉर्मेंस कैसे जज की जाती है बच्चों की, देखिए प्रश्न उत्तर के द्वारा जज की जाएगी, है ना। प्रश्न उत्तर के द्वारा उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जज की जाती है। अगर टीचर ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया होगा तो स्टूडेंट जो है वो आसानी से चीज़ों को हल कर लेंगे, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें ये तो आ गया, प्रदर्शन पद्धति से आ गई कि इसमें देखिए प्रदर्शन तो क्वेश्चन आंसर देखा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि यानी कि रोटिक एंड लेक्चर मेथड। कथन विधि, देखिए ये जो चीज़ें हैं कथन विधि की, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को कुछ अनुमान करने के लिए या अप्रत्यक्ष वस्तुओं को समझाने का अभ्यास करवाया जाता है, यानी कि जो वस्तुएं उनके सामने नहीं है लेकिन फिर भी उनके बारे में उनको बताया जाता है, अनुमान करवाया जाता है, इसके लिए क्या होता है, कथन विधि का सहारा लिया जाता है, यानी कि रोटिक मेथड का सहारा यहाँ पे लिया जाता है। इसमें देखिए वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को क्रम वाइज बताते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को क्रम वाइज बताते हैं कि आप पहले ये चीज़ सीखिए, पहले वो चीज़ सीखिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कथन विधि के अंदर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि आप ऐसा करिए कि आप सोचिए कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप आराम से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी आपने किया नहीं है लेकिन आपने सोचा है, तो पहले क्या होगा, पहले मैं आपको चीज़ को पहले आपको मैं दिखाऊंगा, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करूंगा, फिर आपस में मैं तुलना करके बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं प्रयोग करके बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ को आपको समझना है, आपको सोचना है कि हाँ इसका परिणाम ये हो सकता है, मैं ये करूँगा तो ये होगा, वो करूँगा तो वो होगा, ये चीज़ टीचर को बच्चों को समझानी होती है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए टोली शिक्षण पद्धति यानी कि टीम टीचिंग मेथड। टोली शिक्षण में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर होते हैं। इसका जो देखिए ये पद्धति कहाँ की है, ये अमेरिका की पद्धति है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर आपको पढ़ाते हैं, किसी एक ग्रुप को 2 या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि कोई क्लास है, उसे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं एक ही टॉपिक को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि यानी कि सुकराती विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड देखिए यहाँ पे है। अगर देखिए बच्चों को जो चीज़ समझाई गई है उसे जाना कैसे जाएगा, जांचा कैसे जाएगा कि बच्चों को आया कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है कि प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है उनसे। प्रश्न देखिए बहुत तरह से है, उनसे ज़बानी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उसके बाद उनसे रिटन क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे करके होते हैं। वैसे प्रश्न कैसे होने चाहिए इसमें देखिए आता है सुकराती विधि में क्वेश्चन होता है कि जो प्रश्न की भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए, जिसे जो छात्र है वो भली भांति समझ सके।
प्रश्न की जो रचना देखिए ऐसी होनी चाहिए कि जो बालक की जो व्यवहारिक भाषा है उसके अनुसार होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, जो आपको मैं चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ ये आपको आसानी से समझ में आएगी, लेकिन देखिए बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं उसके अंदर बहुत मुश्किल शब्द होते हैं, है ना, जो समझ में आसानी से नहीं आते। फॉर एग्जांपल देखिए, एडवोकेट जैसे इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट, हिंदी में कहते हैं वकील, लेकिन शुद्ध हिंदी में कहा जाता है अधिवक्ता। अधिवक्ता देखिए कोई नहीं कहता, सारे वकील ही कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट। लेकिन अधिवक्ता जिसको पता ही नहीं होगा अधिवक्ता है क्या, पहले उसका वो मीनिंग देखेगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपके सामने ऐसे शब्द रखते जाए जो आपको समझ में ना आए तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अगर सरल भाषा में प्रश्न का प्रस्तुतिकरण किया जाए तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो प्रश्नों का उद्देश्य है वो, जो प्रश्न है वो उद्देश्य के साथ संबंधित होने चाहिए। जैसे आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, पेपर 1 का जो क्वेश्चन आएगा, पेपर 2 का आएगा, वो आपके सब्जेक्ट से ही आना चाहिए, अदर सब्जेक्ट से नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए बात करते हैं सेमिनार पद्धति की, यानी कि सेमिनार मेथड की। तो देखिए आजकल चलन में ये बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे शिक्षक भी होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी होते हैं। सेमिनार मेथड के अंदर इसमें बहुत बड़े लेवल पे बच्चों को समझाया जाता है। इस पत्ते के द्वारा क्या होता है देखिए कि बच्चों को ग्रुप्स में बांटा जाता है, उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि इस पत्ते में मेन बात क्या होती है कि कोई समस्या है उसका बातचीत करके हल ढूंढने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपस में जो मान लीजिए कोई समस्या है, अगर वहाँ पे रख दी जाए तो जो लोग आपस में से डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होगा, उनके विचारों का आपस में आदान प्रदान होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, उनके विचारों का आदान प्रदान होगा, नए नए विचार उनको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तो इसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है छात्रों को टीचर के द्वारा। तो इसमें प्रोजेक्ट के लिए उनको कोई विषय दे दिया जाता है या कोई समस्या ली जाती है जिसका हल ढूंढने के लिए स्टूडेंट को या छात्रों को कहा जाता है, जिसके जरिए एक योजनाबद्ध तरीके से वो इन चीज़ों को हल करते हैं। तो होता है प्रोजेक्ट होता है ना कि इनको एक टॉपिक दे दिया, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के लेके आइए, तो वो स्टूडेंट उनको बना के लेके आते हैं। नेक्स्ट है करके सीखना है कि लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध किया है कि जो शिक्षा का केंद्र ना तो विषय है ना अध्यापक, तो इससे ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसको महत्व दिया जाने लगा है। अब देखिए करके सीखने का क्या मतलब है, जब देखिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट की, अगर आप एग्ज़ाम देंगे नहीं तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या है, आपको वो करके देखना पड़ेगा ना एक बार कि हाँ आप इस लेवल के हैं कि नहीं। आप टेस्ट दे के देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा ना। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को एक जन्म दिया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शोध विधि भी आ जाती है और योजना विधि, डाल्टन प्रणाली वगैरह, वो चीज़ें इसके अंदर गत आती हैं। सो नेक्स्ट देखिए है शोध विधि, यानी कि रिसर्च मेथड। अब देखिए शोध विधि में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ अधूरी रह जाती है या जो चीज़ है उसको नए तरीके से करना होता है या जो चीज़ें छिपी रह जाती हैं उसके लिए शोध विधि अपनाई जाती है। तो मान लीजिए कि किसी बुक में कोई टॉपिक है, किसी किताब में कोई विषय होता है लेकिन वो अधूरा है, उसके लिए क्या होता है, उसको खोजा जाता है कि ताकि उसे और अच्छा बनाया जा सके, या उसमें से जो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी है उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह नई चीज़ें लेके आते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपकी शिक्षण पत्तियाँ। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। अब देखिए यहाँ पे शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं, यानी कि टीचिंग मेथड के एक्सपोनेंट्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इनका आता है। देखिए यहाँ पे मॉन्टेसरी विधि है, यानी कि इसके प्रतिपादक एक्सपोनेंट कौन है, इन्होंने बनाई है मारिया मॉन्टेसरी ने। देखिए मॉन्टेसरी, ये भी मॉन्टेसरी, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। किंडरगार्टन जो विधि है ये फ्रोबेल ने बनाई है, इसके प्रतिपादक है फ्रोबेल। खेल विधि के प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि
हेलन पाक्सहर्ट, पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी और खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने कराई थी, इसके प्रतिपादक है सुकरात। प्रोजेक्ट विधि इसके है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि के हैं गुडवार स्केटस। समस्या समाधान विधि सुकरात। और सूक्ष्म शिक्षण विधि इसके है रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि इसके है J.M. राइस। समस्या समाधान विधि सुकरात। इकाई उपागम H.C. मॉरिसन। और विनेटिका विधि ये है कार्ल्टन वॉशबर्न। डेक्रॉली शिक्षण विधि डेक्रॉली। ब्रेल पद्धति लुइस ब्रेल। प्रक्रिया विधि ये है कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति ये है महात्मा गांधी या आधारिक शिक्षा पद्धति। समाज मिति विधि ये है एल मोरेनो। आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु। और हर्बर्ट विधि हर्बर्ट। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। संवाद विधि प्लेटो। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि B.F. स्किनर। उसके बाद देखिए शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि यह है नॉर्मन ए क्राउडर। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस F. गिलबर्ट। वोटिविया विधि जॉन कैनेडी। और ओविड विधि यानी कि इसके प्रतिपादक हैं प्रोफेसर डेक्रॉली। तो ये इसके प्रतिपादक हुए। अब देखिए शिक्षण मॉडल की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे शिक्षण मॉडल क्या है। देखिए शिक्षण मॉडल विशिष्टताओं, नियमों और विनियमों का एक सेट है कि शिक्षण कैसा होगा और शिक्षा कैसे होगी। टीचिंग मॉडल में क्या है, देखिए शिक्षण मॉडल का मतलब है एक मॉडल कि शिक्षण कैसा होगा। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ पे शिक्षण कैसा होगा, शिक्षा कैसी होगी। शिक्षण मॉडल छात्रों को उनकी सामाजिक दक्षता, व्यक्तिगत प्रतिभा, संज्ञानात्मक कौशल और व्यवहार संबंधित विशेषताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह परिस्थितियों के चयन और उत्तेजना की सुविधा प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों में वांछित परिवर्तन होते हैं। वे शिक्षण और सीखने की कड़ियों के वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। अब देखिए शिक्षण मॉडल का मतलब क्या है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षण कैसा होना चाहिए। जैसा शिक्षण होगा वैसी शिक्षा होगी। अच्छा शिक्षण होगा अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा शिक्षण नहीं होगा अच्छी शिक्षा नहीं होगी। केरला देखिए इस टाइम पे केरल जो है वो शिक्षा में सबसे आगे है, बिहार सबसे पीछे है ना। तो शिक्षा का स्तर आप इसी से जान सकते हैं। अगर देखिए शिक्षा का जो स्तर अच्छा होगा तो जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होगा। अगर वो अच्छा नहीं होगा, शिक्षण अच्छा नहीं होगा तो उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षण अच्छा होना चाहिए और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉडल देख लेते हैं एक बार। सामाजिक अंतक्रिया मॉडल यानी कि सोशल इंटरेक्शन मॉडल। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षण मॉडल के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा सामाजिक, जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है, हम दिन में किससे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना मान के चलिए, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, वो कैसे हैं। अगर आपको वो अच्छी बात सिखाते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर आपको वो बुरी बात सिखाते हैं तो आप बुरे नागरिक बनेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा आसपास का सोशल इंटरेक्शन कैसा है, सामाजिक अंतक्रिया कैसी है, हमारा उठना बैठना किन के साथ है। अगर आपका अफसरों के साथ या पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना होगा तो आपका जो आपका जो जीवन पद्धति है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बुरे लोगों के साथ उठना बैठना होता है जिनका, तो वो वैसे ही बन जाते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि शिक्षण जो होता है वो सिर्फ टीचर के द्वारा नहीं करवाया जाता, हमें समाज भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है, समाज भी हमारा जो है वो एक टीचर ही होता है। हम तकरीबन देखिए बाकी चीज़ें वहीं से सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जैसी नींव होगी वैसा ही हम बनेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आसपास का वातावरण है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर आपको क्लास में बहुत अच्छा जैसे मर्जी पढ़ा दे, लेकिन अगर आपका वातावरण सही नहीं है, घर पे आप अगर नहीं पढ़ते, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है ना, तो आप वो जो चीज़ें हैं ज़्यादा देर तक वो उसे याद नहीं कर पाएंगे। तो
ये हो गया, ठीक है। इसमें पहली बात आपको मैं इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये मॉडल होता है ये छात्र केंद्रित है, क्योंकि इसमें सीखना किसको है, छात्रों को। सोशल इंटरेक्शन में क्या है, जब भी छात्र सीखते हैं वो अपने सामाजिक वातावरण से सीखते हैं, तो ये छात्र केंद्रित होता है। इसमें देखिए आमतौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं, इसमें परियोजनाएँ भी होती हैं, इसमें रणनीतियाँ भी होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उनसे प्रश्न करते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए उनको बताते हैं। जैसे वो बताते हैं ना कि अगर आपको समाज में रहना है, आप सबकी मदद करिए, ऐसे करिए ना, वो चीज़ें इसके अंदर आपको समझाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें है व्यवहार परिवर्तन करने वाले मॉडल, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल। तो यहाँ पे देखिए बिहेवियर अल्टरिंग के मॉडल कौन से हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए व्यवहारिक परिवर्तन अगर लंबे समय के लिए आदतों और व्यवहारों को बदलने के बारे में है ना। व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय तक जो आपकी आदतें हैं, जो आपका व्यवहार है, उसे बदलना। तो देखिए इसमें क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं होता, वो हो गया नेगेटिव, है ना। दूसरी तरफ क्या है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं लेकिन फिर भी आप सीखते हैं कि आपको सीखना ही सीखना है, तो वो हो गया पॉजिटिव। तो व्यवहार में चेंज कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कि आपका व्यवहार है कि हाँ मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, दूसरी तरफ अगर आपको उसके अकॉर्डिंग ऐसा प्रश्न टीचर के द्वारा पूछ लिया जाता है कि आप उसका जवाब दे ही नहीं पाते, तो आपको होता है ना यार मैंने तो इतना पढ़ लिया था, मेरे को आया कुछ नहीं। तो फिर आपको जब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है तो उससे क्या है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आप आगे से सीखना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष शिक्षण होता है, प्रत्यक्ष निर्देश दिए जाते हैं, वो चीज़ें। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि आपको मैथ्स वगैरह मुश्किल लगता है, हिस्ट्री मुश्किल लगती है, कुछ भी मुश्किल लगता है, जब यही समस्या का हल टीचर कर देते हैं तो आपको चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। तो इससे क्या आपका व्यवहार चेंज हो जाता है ना, जो आपका पहले मन नहीं लगता चीज़ को करने के लिए, फिर आप वही चीज़ को करते हैं। मैथ्स मुश्किल लगता था, आसान बन गया, फिर आप मैथ्स को आसानी से कर लेंगे। सूचना प्रसंस्करण मॉडल। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की यहाँ पे बात करते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं सूचना प्रसंस्करण। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होना। अब देखिए जो टीचर है उनके पास इंफॉर्मेशन है, अध्यापक के पास, वो अपनी देखिए इंफॉर्मेशन को यानी कि सूचना को प्रोसेस कहाँ करेगा, स्टूडेंट्स के यानी कि छात्रों के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, देखिए जो शिक्षक के दिमाग में है, मस्तिष्क में है, वो अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को कहाँ तक पहुँचाते हैं, शिक्षार्थी तक या छात्रों में पहुंच जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करनी है। अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में प्रोसेस तो होगी नहीं। मैं आपको देखिए सारी सारा पेपर वन आपको मैं एक ही बार में करवा दूं तो आप तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ को हर एक टॉपिक में बांटा जाता है कि ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। क्लास में देखिए कोई भी टीचर होते हैं वो कभी भी एक ही लेसन एक ही दिन में नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं कि आपको 2-3 दिन में समझाते हैं कि ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को क्या है, प्रोसेस करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत आधार मॉडल यानी कि व्यक्तिगत आधारित मॉडल विषय कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल बेसिस मॉडल या इंडिविजुअल बेस मॉडल। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे गौर करने वाली बात ये है, ये छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीखते हैं। व्यक्तिगत आधार मॉडल में क्या है कि बहुत सारे छात्र हैं जल्दी सीखते हैं, बहुत सारे छात्र हैं देर से सीखते हैं लेकिन सीखते ज़रूर हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता और समझ को बढ़ाया जाता है। तो ये देखिए ये विशिष्टता से संबंधित है। जैसे मान लीजिए इनका जो अंतिम उद्देश्य क्या है, इनका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि आप में आत्मविश्वास लाना। मान लीजिए कि क्लास में कोई स्टूडेंट है वो अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, सब कुछ अच्छा करता है, दूसरे स्टूडेंट जो है वो सोचने लग जाते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। जब टीचर उनको समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छे से करने लग जाते हैं, तो उनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास आता है। तो हर एक जो स्टूडेंट क्या होता है, वो अपनी मर्जी से जो सीखता है, कई बार देर से सीखता है, कई बार जल्दी सीखता है, लेकिन सीखता ज़रूर है। तो ये व्यक्तिगत मॉडल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं शिक्षण प्रभावक तत्व यानी कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग।
अब देखिए टीचिंग को कौन फैक्ट करता है, शिक्षण को कौन प्रभावित करता है। देखिए शिक्षक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, देखिए शिक्षण को यानी कि जो टीचिंग को फैक्ट कौन करता है, शिक्षक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि। अब देखिए जो उसकी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप टीचर बन जाएंगे, लेकिन बिना यूजीसी नेट क्वालिफाई किए अगर आप टीचर बनेंगे तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे वहाँ पे, है ना। तो उसके लिए बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर किसी ने पीएचडी की है उसकी नॉलेज अलग होगी, उसका ज्ञान अलग होगा, 12th पास बच्चे का अलग होगा, ग्रेजुएशन वाले का अलग होगा। तो उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है वो यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो आर्ट्स का है लेकिन उसे साइंस का सब्जेक्ट दे दिया जाए पढ़ाने के लिए तो उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी तरह देखिए जो शिक्षक मैथ्स के अच्छे हैं अगर उनको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए दे दिए जाए तो वो उसे अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, या हिस्ट्री वाले मैथ्स को पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो उनका वो है ही नहीं है ना वो चीज़। शिक्षक का अनुभव, अब देखिए अगर होता है ना, जब भी आप कहीं पे देखिए नौकरी के लिए जाते हैं वो आपसे पूछते हैं आपका अनुभव कैसा है। अगर जो फ्रेशर होते हैं उनको तकरीबन नहीं रखा जाता, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको रखा जाता है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको पता है कि हाँ इनको एक्सपीरियंस है, इनको अपने काम का पता है। जो फ्रेशर है उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो शिक्षक का अनुभव अगर अच्छा होगा वो बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं होगा तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा टीचिंग को, शिक्षण को प्रभावित जरूर करेगा। सो शिक्षक का कौशल कैसा है ना, शिक्षक का कौशल कैसा है तो ये भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपनी देखिए मान लीजिए कि कोई बुक है उसके अंदर जानकारी लिखी है, उसे पता है कि हाँ इसको मैं और अच्छे से करवा सकता हूँ तो वो करवा देगा। लेकिन अगर एक शिक्षक एक बुक के ऊपर ही डिपेंड हो जाए कि हाँ इसमें जो लिखा है वो सही है बाकी सब कुछ गलत है, तो उसने अपने कौशल का इस्तेमाल नहीं किया ना। कौशल का मतलब क्या होता है, अगर बुक में कुछ गलत लिखा है तो अध्यापक को पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर ये गलत है तो मुझे सही करना है। अगर वो सही नहीं कर पाया इसका मतलब उसके अंदर कौशल नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक कारक, देखिए आर्थिक कारक है, अगर शिक्षक को मान लीजिए अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा तो वो अच्छे से पढ़ाएगा। लेकिन अगर उसके पास काम का बोझ ज़्यादा हो, सैलरी कम हो, तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ाते। दूसरी तरफ देखिए शैक्षणिक योग्यता, अब देखिए स्कूल में पढ़ाने के लिए टेट का पास होना ज़रूरी है, टेट एग्ज़ाम का, और कॉलेज में नेट एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे तय की गई है। इससे कम शैक्षणिक योग्यता होगी, होता है ना कि मास्टर डिग्री की होगी तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, बीएड की होगी तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर इससे लेवल कम होगा तो वो भी प्रभावित करेगा। कक्षा का माहौल, शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन जो छात्र हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, वो शोर मचाते हैं, तो इससे क्या है कक्षा का माहौल अच्छा नहीं है तो अच्छे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए होता है कक्षा का माहौल अच्छा होना चाहिए। विषय वस्तु, देखिए जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, विषय वस्तु कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, मुश्किल है तो आसान करना, आसान है तो उसे और अच्छे से समझाना। कार्य का विश्लेषण, यानी कि जो कार्य उनको दिया जाता है या जो कार्य वो करते हैं क्लास में, जो पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उनका विश्लेषण करना, ये क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है। शिक्षण संसाधनों की प्रशासनिक नीति, अब देखिए इनकी प्रशासनिक नीति क्या है। अगर कोई शिक्षक कहीं किसी जगह पे पढ़ा रहे हैं तो वहाँ का प्रशासन कैसा है, इनकी नीतियाँ कैसी हैं, है ना। वहाँ पे क्लास में मान लीजिए ज़रूरत है वहाँ पे प्रोजेक्टर की, अगर प्रोजेक्टर होता है तो अच्छी शिक्षण होगी। अगर मान लीजिए प्रोजेक्टर हो ही ना लेकिन ज़रूरत है तो वहाँ पे शिक्षण ज़रूर प्रभावित होगा। नेक्स्ट है संस्थागत सुविधाएं। संस्थागत सुविधा में देखिए एक स्कूल है उसमें क्लासरूम होता है, क्लासरूम के अंदर चौक होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तो शिक्षण अच्छा होगा, नहीं है तो शिक्षण प्रभावित ज़रूर होगा। तो ये थे शिक्षण प्रभावक